हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और जबरदस्त टॉपिक। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में जहां पिछला छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया है। अब हाइड्रोलिसिस के बाद आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बफर सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई मेंस के हिसाब से देख लो, चाहे आप नीट के हिसाब से देख लो, बफर में से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, ये वाला लेक्चर जेईई मेंस वाले भी देख सकते हैं। जेईई मेन वाले इसलिए देख सकते हैं क्योंकि बफर सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए भी। इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है ना? तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है अब कि इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से देखो। इस टॉपिक को आप बिल्कुल ऐसे देखो ना कि हाँ, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है, इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो मतलब जब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो भी वैसा ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ बस ठीक है, लेक्चर है देख लिया, बस थोड़ा सा देखा छोड़ दिया। नहीं, इसको आपको शुरू से लेके एकदम लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बाद आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलने वाली है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे नीट की जेई की तैयारी करते हैं उनका सबसे पहले प्राइमरी गोल ही ये होना चाहिए कि अपनी तैयारी को कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। अगर वो ये चीज नहीं सोच रहे हैं, सो सॉरी बॉस, आप गलत जगह हो। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो और आप खुद को बेहतर बनाने का नहीं सोच रहे हो, कुछ अलग करने का नहीं सोच रहे हो, तो आप करना क्या चाह रहे हो मुझे ये बता दो पहले तो, है ना? तो देखो, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा 101%। अब चैप्टर हमारा बहुत ही बड़ा हो चुका है, 7 लेक्चर, आज 7वां लेक्चर है। अभी भी 1-2 लेक्चर बाकी ही है। इसमें बड़ा चैप्टर है, आई नो दैट। इसमें क्या कर सकते हैं, सबको ही पता है नहीं कि इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर है। और इक्विलिब्रियम अगर आप पूरा देखोगे ना, केमिकल इक्विलिब्रियम को भी मिला लो, आयनिक इक्विलिब्रियम को भी मिला लो, तो ये कितना बड़ा चैप्टर है। आप ये देखो इक्विलिब्रियम, इसीलिए इसमें इसका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में से भी क्वेश्चन आते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इतना ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, इसको भी अगर आप छोड़ना चाहते हो या इसको भी आप ये मान के करना चाहते हो मुश्किल है, नहीं होगा, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। और कम से कम केमिकल इक्विलिब्रियम तो खैर सब कर लेते हैं। आयनिक में जो मैंने बताया, आप थ्योरी तो अच्छे से करो। आई नो दैट क्वेश्चन हार्ड आते हैं, लेकिन क्या पता नीट के पेपर में इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, ऐसे टिक करने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो आपको पता रहना चाहिए ना, अगर आपको आता होगा तो ही आप कर पाओगे ना। सपोज सपोज करो आ जाए इजी क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चैप्टर पूरा मत छोड़ो, उसकी एटलीस्ट थ्योरी, उसका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो देखो। हाँ, आई नो दैट नीट के हिसाब से बहुत मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन ज्यादा है और बच्चे क्या करते हैं नीट वाले, जैसी कैलकुलेशन आ जाती है वो छोड़ देते हैं उस चीज को। सब नहीं, मतलब कुछ बच्चे, उनका ये रहता है कि कैलकुलेशन ना मिले। दैट्स वाई नीट के बच्चे फिजिक्स में आपको वीक मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते। उन्होंने शायद मैथ्स ही इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं पसंद थी या मैथ्स नहीं पसंद थी, है ना? मोस्टली ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। बाकी बहुत कम होते हैं जो मतलब डॉक्टर बनने का सच में जज्बा रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान नहीं है, ये सबको पहले से पता होता है कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस हो ना डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको पढ़ाई को सीरियस लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में जाके, या फिर हॉस्पिटल से पहले ही एमबीबीएस में इतना पढ़ना पड़ेगा, ये देख लो। तो आपकी पढ़ाई का सिस्टम जो है वो रुक नहीं सकता। आपको पढ़ाई तो हमेशा करनी ही पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो ना, जिंदगी भर मेहनत है, क्लियर बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियर बनते हो या फिर आप बिजनेसमैन बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर बन रहे हो तो बॉस, मेहनत करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेहनत नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे, बहुत आराम से फेल हो जाओगे। ठीक है ना? तो अपना जोश मीटर आपको हाई रखना है और पढ़ाई के ऊपर फोकस रखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। अब बफर होता क्या है, बफर सॉल्यूशन पहले तो ये समझो। अभी मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए पीएच वाले, आपको पता भी है। और पीएच निकालना आपको आता भी है, ऐसा मत बोल देना कि पीएच निकालना नहीं आता है। पीएच निकालना आप सब जानते हो।
तो पीएच के बारे में आपको पता ही है, पीएच से हम एसिडिक है बेसिक है ये चीज बता देते हैं ना, सिंपल। तो बफर सॉल्यूशन को हम इसी तरीके से समझेंगे। सपोज करो कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन का कुछ पीएच होगा, है ना, उस सॉल्यूशन का कुछ पीएच तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, या तो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, एक ही चीज हो सकती है। अब उस जो सॉल्यूशन है उसका एक निश्चित पीएच है, अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दूं और थोड़ा सा बेस डाल दूं, ऐसे समझो ये मेरा सॉल्यूशन है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दूं या और इसमें थोड़ा सा बेस डाल दूं तो इसका पीएच चेंज ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बफर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बफर। तो बफर क्या है? जो पीएच चेंज होने से रोकता है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का पीएच चेंज होने से रोकता है, यानी थोड़ा सा एसिड डालने पर या थोड़ा सा बेस डालने पर उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब पढ़ो, solutions which resist a change in pH upon addition of small amount of acid or base। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज होने से रोके, थोड़ा सा एसिड डालने पर या बेस डालने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखो, pH of a buffer solution changes on the addition of an acid or a base, but it would be less than the change that would have occurred had it not been a buffer। मतलब ये बता रहे हैं कि देखो ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, हल्का फुल्का सा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसिड से बेस बन जाए। सपोज करो कोई सॉल्यूशन एसिड था, एसिडिक था, उसका पीएच 4 था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका क्या कहते हैं, इसमें बेस मिलाने पर ये बेसिक हो जाए, तो हम बफर मिला देते हैं जिससे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, तो वो 4 से ज्यादा 4.2 4.3 तक जाए। ऐसा ना हो कि 4 से 10 पे पहुंच जाए बेस मिलाते ही, है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब पीएच कैलकुलेशन देखो, देखो सिंपल सी बात है, बफर सॉल्यूशन हमने समझ लिया। अब बफर सॉल्यूशन लिखने के लिए तो आएगा नहीं, ये तो पूछेगा नहीं व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, थियोरेटिकल तो है नहीं। नीट नीट में तो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट में तो आपके एमसीक्यूज आते हैं, है ना। तो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के लिए हम जो हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। इसमें आपको पीएच का फॉर्मूला भी याद करना होगा, उस पे क्वेश्चन आते हैं बफर सॉल्यूशन पे, और बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब उसको मैं आपको इजीली समझाता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ के आए ही हो, ठीक है। ये रिएक्शन टूटेगी आपको पता है, ये हमारा है एसिटिक एसिड, ये टूट गया CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में है, ये समझ आ गया, है ना। अब देखो टाइम इक्वल 0 पे हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं आप तो, कि कंसंट्रेशन है C1 तो यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पे कुछ बना ही नहीं होगा, ठीक है। और टाइम इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे, यानी जब टाइम थोड़ा थोड़ा बीतता गया और एक टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, सैचुरेशन आ गया, तो उस केस में क्या होगा? ये डिसोसिएट होगा। सपोज करो ये डिसोसिएट हुआ C1A, तो देखो C1 माइनस जितना ये टोटल था इनिशियली जितना था, उसमें से जितना डिसोसिएट हुआ वो माइनस कर दो, तो C1 माइनस C1A, या फिर C1 इंटू 1 माइनस ए भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर तो डिसोसिएट हुआ और यहाँ प्रोडक्ट साइड में बनेगा, तो इसको लिख देंगे क्या? C1A। इसको लिख देंगे क्या? C1A, ठीक है। तो ये कितना हो गया? C2 प्लस C1A। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं था, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब उसको सॉल्व वॉल्व करके ना हमारा पीएच आ जाता है ये कुछ। अब मैं आपको उसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन लिखने के लिए आएगी नहीं, आपको मेनली क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही कि इस फॉर्मूले को याद करके चलो, फॉर्मूला याद कर लोगे बस इतना काफी है, दैट्स इट। अब इस फॉर्मूला में पी के आपको निकालना आता है, ठीक है, के बी पी के, ये सब मैं बहुत करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, इसलिए कहता हूँ जिसको अभी ये चीजें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम 7वें लेक्चर पे हैं, तो जिसने लेक्चर 1 से चीजें नहीं देखी होगी ना उसको कुछ क्लियर नहीं होगा, तो पिछले लेक्चर से एक बार चेक आउट कर लो जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखो फॉर्मूला होता है लॉग एनायन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, या डायरेक्टली लिखो, मैं कहता हूँ एसिडिक बफर हो बेसिक बफर हो, ज्यादा दिमाग नहीं मारना, सीधे लिख दो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और कैसे पता चलेगा एसिडिक है बेसिक है? मैं आपको बताता हूँ। बफर हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। अब इसमें देखो जो एसिडिक बफर होगा ना,
जो हमारा एसिडिक बफर होगा उसमें क्या लेंगे? एसिडिक बफर में देखो दो चीजें होगी, एक तो होगा हमारे पास वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट का बेस बनेगा, सॉल्ट बनेगा इसके कॉन्जुगेट का मतलब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ऐसे लेंगे। और बेसिक बफर में क्या हो जाएगा? बेसिक बफर में हम ले लेंगे, हाँ, वीक बेस और इसके कॉन्जुगेट का सॉल्ट प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इस टाइप से हम लेकर चलेंगे। ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से, है ना। अब इसका एग्जांपल देखें। वीक एसिड में जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो CH3COOH एसिटिक एसिड, और यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बने, यानी कि उसमें एसिड कौन सा मिला हो? वीक मिला हो, और स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मान लो मैंने NaOH लिया, क्या लिया? NaOH लिया। और वीक एसिड के लिए मैंने क्या ले लिया? वीक एसिड के लिए सपोज करो मैंने H2CO3 लिया, तो यहाँ पे Na2CO3 बनेगा, या इसी का ले लो कॉन्जुगेट CH3COONA, ये भी तो वीक एसिड है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट हो गया सॉल्ट। इधर देखो वीक बेस क्या होता है हमारा? जैसे सपोज करो मैं ले लूँ NH4OH प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस में यही वाला ले ले NH4, और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा ले ले? Cl ले ले, तो NH4Cl हो जाए सपोज करो। ठीक है, इस टाइप से आप ले सकते हो। NH4 का होल ट्वाइस SO4 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये रिएक्शंस को याद रखना है आपको। मिक्सिंग ऑफ अ वीक एसिड सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन ऑफ द इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ 1 मोल CH3COH प्लस 1 मोल ऑफ CH3CONA। ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने दिया था, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट का, यानी उसके कॉन्जुगेट का सॉल्ट कौन सा होगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो वही तो है ये, और क्या है बताओ जल्दी, जल्दी से चेक करो। इस पे देखो जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मेन चीज वो है। और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, pH = pKa। आसान करने के लिए मैं सिंपल बोलता हूँ, pH = लिखो pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसी पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, डरना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉग का पता होना चाहिए, एंटी लॉग का हल्का सा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, इफ द pH ऑफ एन एसिडिक बफर इज 5.7 एंड pK इज 5, देन रेशियो ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड विल बी। अब देखो रेशियो किसका पूछ लिया है? सॉल्ट अपॉन एसिड का। यहां निकालना है मुझे सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, और पता क्या क्या है वो लिख लेता हूं। पता है मुझे pH जो कि है 5.7, और pKa जो कि है कितना? 5। pH पता है, pKa पता है। अब काम तो मेरा हो गया है, मुझे पता है मेरा काम हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला तो पता है ना। फॉर्मूला क्या था? pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखो ध्यान से, pK कितना था? 5, pH कितना था? 5.7 इक्वल्स प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये हो गया 5.7, इसको 5 को इधर ले आओ तो कितना बन गया? 0.7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है मेरा लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट अपॉन एसिड कितना हो गया? 10⁻⁷। ये हो गया 5.1
अब ये 5.1 के आसपास आता तो इसको हम 5 मान लेंगे। अब आपको मैं इजी ट्रिक बताऊं, ये तो मैंने याद कर रखी है वैल्यूज थोड़ी सी 10 की, 0.1 से 0.9 तक की वैल्यू याद कर रखी है, क्योंकि 10 की पावर 1 10 होता है। मैं आपको एक इजी ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे पहचानो। देखो, 10 की पावर 1 होता है 10, 10 की पावर 0 होता है 1, और 10 की पावर 0.5, अरे हर बच्चे को पता है 10 की पावर 0.5 का मतलब हो गया 10 की पावर हाफ, यानी 10 की पावर √10 हो गया, यानी कितना होता है 3.3। तो यानी कि मैं 10 की पावर 0.7 को ना अंदाजे से भी बता सकता हूँ, ये 0 से 0.5 के बीच में आ रहा है। 10 की पावर 0 होता है 1, 0.5 होता है 3.3, अब थोड़ा सा बढ़ गया 0.7, तो ये आ रहा है इन दोनों के बीच में, यानी 10 की पावर 0.5 से 10 की पावर 1 के बीच में, 3.3 से 10 के बीच में आ रहा है। तो यहां से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि ये 5 आएगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने थोड़े से ऑप्शंस में क्लोज दे दिया है, नहीं तो ज्यादातर में इतना क्लोज नहीं देगा, ज्यादातर में ऐसे देगा 3 4 5 7 3 4 5 11, कुछ इस टाइप से देगा। लेकिन आपको ये थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा, एंटी लॉग की वैल्यूज याद कर सकते हो 10 की पावर 0.1 से 0.9 तक, ठीक है। 1 का तो पता ही है, 10 की पावर 1 यानी 10, नहीं तो ऐसे अंदाजा लगाओ। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। अब मुझे एसिडिक बफर बनाना है। अरे एसिडिक बफर कुछ समझे? अभी मैंने क्या बताया था, एसिडिक बफर मतलब कौन सा है, जिसमें वीक एसिड हो, सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट हो, यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। तो वही उसी की तो बात हो रही है। तो मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन एंड लेसर अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, वही बन जाएगा ना। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो वही बनेगा, सिंपल सी बात है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे या फिर वीक एसिड का कॉन्जुगेट सॉल्ट, एक ही बात है। देन दैट रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे मिक्सचर ऑफ CH3COH और NaOH। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, यहां पर देखो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। सॉल्ट बनेगा क्या, CH3CONA बनेगा, CH3CONA, है ना। Mixing a salt solution of a weak acid and a strong base with lesser amount of a strong acid solution than that required for complete reaction। अब देखो इन दोनों का मिक्सचर ले लिया, CH3CONA and 0.5 मोल HCl। अब अगर मैं इसके सॉल्ट की रिएक्शन करवाऊं एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। अभी तक हमने वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग बेस से मिला के जो हमने कॉन्जुगेट सॉल्ट बनाया था, अगर मैं उस कॉन्जुगेट सॉल्ट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से कराऊं तो क्या होगा, वो देख लेते हैं। ये कहाँ चला गया, पीपीटीज गायब हो गई आई थिंक। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें होगा कुछ नहीं, इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, बस एसिडिक बफर बोलेंगे आई थिंक। क्योंकि देखो HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारा जो है वीक एसिड का कॉन्जुगेट सॉल्ट है। क्या है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट सॉल्ट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको मिक्स करेंगे, और दोनों की कंसंट्रेशन भी चेक कर सकते हो आप, ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो थोड़ा सा कम लेंगे, है ना, थोड़ा सा कम लेंगे, ज्यादा तो नहीं ले सकते, वरना वो क्या करेगा, वो हाईली कोरोसिव है, वो उस पे हानिकारक इंपैक्ट डाल सकता है ना। लेकिन मुझे एक चीज समझ के चलना है, मेरा जो कॉन्जुगेट सॉल्ट है ना, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। तो ये मेरा बेसिक सॉल्ट था, उसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। बस मुझे ये देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इफेक्ट ज्यादा HCl का, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। अब इस जो बफर सॉल्यूशन है, मतलब जो भी मेरा सॉल्यूशन है उसमें अगर मैं एसिड बेस डालता हूँ, उसके पीएच में चेंज नहीं आना चाहिए, यही चीज देखते हैं ना हम बफर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर भी हम वही देखने वाले हैं, जो हमारा मिक्सचर है सॉल्ट का, या सॉल्ट सॉल्यूशन बोलूं CH3CONA का, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, अब वो बताओ। हम्म, समझ तो आ ही रहा है ना। अरे सिंपल सी बात है, जो हमारा वीक एसिड सॉल्यूशन था, यानी कि CH3COOH, उसको पहले NaOH से मिला के क्या करा हमने, एक सॉल्ट बना लिया, CH3CONA बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया, CH3CONA मिला दिया। अब उसकी रिएक्शन या फिर उसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन के साथ। क्यों कर रहे हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें एसिडिक बफर बनाना है। क्या बनाना है, एसिडिक बफर।
उतना डीप में जाना नहीं है, ये क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिकली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डीप में, क्योंकि ये समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझ भी नहीं आती है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी आपको ध्यान देना है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ही हमेशा ध्यान देना है। तो देखो, द pKa ऑफ HCN इज 9.3। द pH ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing 2.5 moles of KCN and 2.5 moles of HCN in water and making up the total volume of 500 ml is। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आसान कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एकदम आसान बनाएंगे। कैसे, देखो, पीके गिवन HCN का 9.3 कितना है, 9.3 गिवन है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमने दो चीज लिया है, एक लिया है HCN और एक लिया है KCN। ये तो हमारा सॉल्ट है, किसका, ये सॉल्ट हो जाएगा, जैसे सपोज करो KOH और HCN का। अब HCN तो हमारा वीक बेस है, वो वीक एसिड है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये क्या है, HCN, ये वीक बेस है। तो ये कैसा है, बेसिक बफर ही है, मतलब एसिडिक बफर लिया है हमने, जिसमें हमने एक वीक एसिड लेके चल रहे हैं HCN, और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेके चल रहे हैं, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अब देखो, हम देखेंगे पहले HCN यानी एसिड के लिए। अब इसका हमने लिया कितना, 2.5 मोल्स ऑफ HCN और 2.5 मोल्स ही KCN है, यानी दोनों के मोल्स बराबर है। अब वॉल्यूम कितना है टोटल इनका मिला के, टोटल वॉल्यूम है 500 ml। कितना है, 500 ml। तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी 2.5 अपॉन, इसको मैं लीटर में लिख लूँ तो कितना लिखूंगा, 0.5 लीटर लिखूंगा। क्या किया मैंने, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया बस। अब इस 0.5 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी C1। ये कितना हो गया, 5। इधर से C2 निकालो, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये भी कट हुआ इससे, कितना आया, 5। दोनों की ही वैल्यू कंसंट्रेशन की सेम आ रही है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब देखो, इस केस में होगा क्या, जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ जाएगी तो, यानी कि हमारा आधा काम तो आसान ही हो गया। क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लिखते थे पीएच का, फिर से बता देता हूँ, pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट बाय एसिड। अब सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन वही आई, सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन वही आई, पीके लिख देते हैं पहले 9.3। सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन सेम है और एसिड की भी कंसंट्रेशन सेम है, यानी 5/5 कितना हो गया, 1। और log 1 क्या होता है, 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है, log 1 0 है, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो पीएच हमारा कितना आ गया, 9.3 आ गया। एक बार चेक करो, ये log 1 की वैल्यू 0 हो गई ना, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक करो इसको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे किया हमने। हमने पहले तो सॉल्यूशन चेक कर लिया, उसमें जो जो गिवन था उससे हमने कंसंट्रेशन निकाली। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करनी थी, वो कर दी, और हमारा इजीली हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, अगर आप दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इस पे देखो, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना बफर सॉल्यूशन के, बस उस पे ध्यान दे लो, बहुत ज्यादा डीप में मत घुसो। अब देखो, ये है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अभी तक हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो बहुत देखा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम देखने वाले हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, हम लेंगे एक वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट। जैसे हमने एसिडिक बफर में देखा ना, कि हम वीक एसिड लेते थे और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेते थे। कॉन्जुगेट सॉल्ट का मतलब क्या होता था, कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। एसिड के केस में यहाँ उल्टा कर दो, बेस के केस में लेंगे वीक बेस
और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट हो जाएगा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। किसका? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये बात ध्यान रखो, यहां पढ़ लो, सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे यहाँ लिखा है NH4OH प्लस NH4Cl, यहाँ लिखा है NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस का होल 4 लिखा है ना यहाँ पर, आपको दिख भी रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो NH4OH जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है वैसे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियस सी बात है बेस है, ठीक है। NH4Cl सॉल्ट है जो बना है हमारा NH4OH और HCl से। किससे बना है? NH4OH और HCl से। NH4OH क्या है? वीक बेस है। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये मेरा क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, वो कॉन्जुगेट सॉल्ट हो गया बस। किसका? वीक बेस का। यहाँ पर भी देखो, ये NH4OH हमारा वीक बेस, और ये बना है हमारा NH4OH प्लस H2SO4 से। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली 100% ये क्या हो जाएगा? इसका वीक बेस का कॉन्जुगेट सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। अब देख लो, ये चीज क्लियर हो रही है ना सबको कि एसिडिक बफर के केस में क्या होता है और बेसिक बफर के केस में। बस इतना समझ लो और फॉर्मूला याद कर लो, और ज्यादा कुछ नहीं करना। ये फिर से जैसे हमने पीएच के केस में बताया था वैसे ही हम पीओएच का देख रहे हैं। इससे कुछ होगा नहीं, बस ये बता देते हैं, ये डेरिवेशन निकालने के लिए है। जिसको करनी हो डेरिवेशन वो कर लेना। वैसे आपकी नीट में डेरिवेशन लिखने के लिए नहीं आती है, ये बात मैं क्लियर बता दूं। आपको तो फॉर्मूला याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब यहाँ पीएच की जगह निकालेंगे पीओएच, फिर पीओएच से हम पीएच निकाल सकते हैं। कैसे? 14 माइनस करके। जैसे पीओएच हो गया यहाँ पे पी के बी, अब यहाँ पे हमें के बी मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है बेस है। सॉल्ट अपॉन एसिड, इसका फॉर्मूला याद करना भी इजी है ना। एसिड वाले के केस में पीएच था, यहाँ पी के ए था। देखो मैं लिख भी देता हूँ, इजीली आप याद कर पाओगे। एसिड के केस में बस यहाँ पीएच पी के ए कर दो, और लॉग सॉल्ट अपॉन, यहाँ बेस आएगा ना, ये बेस वाला लिख रहा हूँ ना, ये बेस होगा। एक सेकेंड, ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। सॉल्ट अपॉन बेस है, ये सॉल्ट अपॉन एसिड है, ठीक है। ये हो गया पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये हो गया पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मुलाज आप ऐसे याद कर सकते हो। बेसिक बफर के केस में सॉल्ट अपॉन बेस आएगा, एसिडिक बफर के केस में सॉल्ट अपॉन एसिड आएगा। और यहाँ पीएच और पीके लेते हैं, वो पता ही है। जिसको पता है पीएच पीके कैसे निकालते हैं, वो तो ये सारे क्वेश्चन आराम से करेगा। उसके लिए ये कुछ भी आसान, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना, तो आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 0.1 n NH4OH and 0.1 n NH4Cl has pH 9.25, then find out pKb of NH4OH। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो किसी सॉल्यूशन में NH4OH लिया है हमने, कितना? इसके लिए कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 n, और क्या गिवन है इसके लिए? एक NH4Cl है, दूसरा NH4Cl के लिए कंसंट्रेशन, अच्छा इन दोनों का मिला के पीएच दिया है ना, पीएच दिया है तो बस फिर तो ज्यादा हमें टेंशन ही नहीं है। 9.25 दे दिया ना पीएच। पी के बी निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है? पी के बी निकालना है, मेन चीज तो मेरी वही है, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, C1 C2.1 n, ठीक है। ये चीज तो सही हो गई, ठीक है ना। अब आप कहोगे 0.1 n दिया, अरे नॉर्मेलिटी दिया ना, नॉर्मेलिटी n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, हो गया हमारा मोलैरिटी में। दोनों का n फैक्टर 1 है तो 0.1 ही रह जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसको 0.1 m भी लिख सकते हैं, इसको भी 0.1 m भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर 1 है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का कन्वर्जन आपको पता है एन फैक्टर से होता है।
अब इतना बेसिक में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो मोल कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था, अब हम कहाँ पर है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे। अब देखो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, pKa pKb, पीओएच निकलेगा ना यहाँ तो, एक सेकेंड, पीओएच का फॉर्मूला pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पर वीक बेस था और यहाँ पर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि कौन सा बफर हो गया, बेसिक बफर होगा, क्योंकि वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पीएच क्यों दिया है, हमें तो पीओएच का फॉर्मूला बताया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं एक चीज, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ पीओएच निकाल लेना है पीएच से, जो कि हो जाएगा क्या, 14 माइनस पीएच। अब देखो पीओएच 14 माइनस पीएच होता है ना, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 9.25, कितना हो गया, 4.75, 4.75 आ गया ना। अब देखो मेरे को पीओएच पता चल गया है, तो यहाँ पर रख दो 4.75, पीकेबी निकालना है प्लस लॉग, क्या हो गया, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट और एसिड दोनों का सेम है कंसंट्रेशन, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पीकेबी कितना आ गया, अब आपको पता है log 1 हो गया, ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, पीकेबी एट द एंड मेरा 4.75 ही आ गया। एक बार बेहतरीन तरीके से अच्छे से इसको चेक करके देखो, ठीक है, इसको चेक करो। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट से भी पहले हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में वही है, ऑब्वियसली इसमें से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, पर इस टॉपिक में से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आप देख रहे हो कितने हल्के हल्के क्वेश्चन है, सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूला बेस पे है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं, आप इसको गलत करके आते हो, तो ये आपकी गलत बात है कि नहीं है, ये 1 मिनट से पहले होने वाले क्वेश्चन है। हाँ, ऑब्वियसली पीएच के कुछ क्वेश्चंस हमने जो देखे, आयनाइजेशन कांस्टेंट वाले, या फिर मैंने अभी जो कल दिखाया मैंने आपको किसमें, हाइड्रोलिसिस में, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ, लेकिन इस टॉपिक में से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये मैं बताऊं, इसीलिए टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। और वैसे भी अगर आप देखो तो फिजिक्स पिछली बार हार्ड आई थी नीट में, बोलो हाँ कि ना, आई तो थी, आप इस चीज को नकार नहीं सकते। तो कुछ नहीं भरोसा है, अब तो वाकई में कुछ भरोसा नहीं है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि केमिस्ट्री हार्ड आ जाए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि केमिस्ट्री हार्ड आए या फिर मॉडरेट लेवल पे आए, ऐसा कम होता है, लेकिन हो कुछ भी सकता है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो फिर हार्ड की कैटेगरी में तो नहीं है। क्या ही करना था, देखो कंसंट्रेशन गिवन थी तुम्हें, इस सवाल में दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब नॉर्मेलिटी गिवन है, तो एन फैक्टर से मतलब करके हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी, पहले हमने मोलैरिटी देख ली दोनों की। अब मुझे पता है ये क्या है, वीक बेस है, और ये इसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है, ये भी पता चल गया, तो बेसिक बफर है ये भी पता है, पीएच गिवन है, बस यहीं पर ट्रिक थी क्या, कि हमें निकालना पीओएच था, तो इसको 14 में से बस माइनस कर देना था, क्योंकि पीओएच होता है हमारा 14 माइनस पीओएच, ठीक है, पीएच होता है 14 माइनस पीओएच, या फिर पीओएच को भी हम लिख सकते हैं 14 माइनस पीएच, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन होता है ना कभी भी, वो 14 होता है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया बस, ठीक है ना, पीओएच निकाल के हमने फॉर्मूले में रख दिया बस उसकी वैल्यू को, यही तो करना था, बस पुट करना था वैल्यूज। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो, ये क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक बफर सॉल्यूशन
contains an equal concentration of X negative and HX. The Kb for X negative is 10 की power minus 10. What is the pH of the buffer solution? ये भी एक pH निकालने का ही क्वेश्चन आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसीलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करवा भी रहा हूँ। देखो इसमें करना क्या है, कोई बफर सॉल्यूशन है एक्स निगेटिव और एच एक्स का। इसमें मैं ये मान लो कि एच एक्स जो है मेरा क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। और एक्स निगेटिव क्या है, कोई बेस है, या फिर कुछ भी मान के चलो, ये सॉल्ट है, मान लो ये सॉल्ट है एच एक्स, और ये कोई बेस है। ठीक है, क्योंकि के भी दिया है उससे मुझे ये चीज तो समझ आ रही है कि ये बेसिक बफर होगा। ये क्या होगा, बेसिक बफर होगा कहीं ना कहीं। के बी से मुझे ये वाली फीलिंग आ गई, क्योंकि के बी बेसिक बफर में होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो अच्छी दी है वो है C1 C2 सेम है। यहाँ पे लिखा है ना कि इक्वल कंसंट्रेशन है। क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन है, इसका मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम होगी। और अगर ये सेम है तो लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेसिक बफर का, POH इक्वल्स PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, या सॉल्ट अपॉन बेस होगा ना बेसिक के केस में, हाँ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, सोचो आप क्यों नहीं होगे कंफ्यूज। तो इस चैप्टर में इतने फॉर्मूलाज है ना कि बंदा कंफ्यूज भी हो जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट बना के ना, एक बड़ी वाली जो शीट आती है पोस्टर टाइप वाली, उस पे सारे फॉर्मूला लिख लो, इक्विलिब्रियम के सारे, केमिकल के भी आयनिक के भी सारे फॉर्मूला लिख के डोर पे चिपका दो। 3-4 दिन जब उठते निकलते उसको देखोगे ना, खुद याद हो जाएंगे फॉर्मूला, आपको जोर भी नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पीएच क्या होता है हमारा, 14 माइनस POH। तो पहले POH निकाल लूं, पीएच बाद में निकाल लूंगा, कर तो सकता ही हूँ। चलो POH निकालते हैं। PKB की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि KB पता है तो PKB भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो अभी दिखा देता हूँ। KB है 10 की पावर माइनस 10, और PKB होता है माइनस लॉग KB। माइनस लॉग KB ये तो पता ही है। तो यहाँ से ये निकाल लो, PKB कितना हो गया, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 10। ये 10 बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, 10 log 10, 10 log 10 का मतलब है 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये तो सबको ही पता है। ये तो वैसे आपको डायरेक्ट लिख लेना चाहिए। अब अगर के बी 10 की पावर माइनस 10 है, तो यानी कि के बी मतलब पी के बी हमारा 10 आएगा, ये तो वैसे ही पता होना चाहिए। तो यहाँ से लिखो 10 प्लस लॉग, सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो गए, और ये कैंसिल आउट हो गए तो 1 आ गया। ये 1 आ गया तो इसका मतलब POH मेरा 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये निकला POH, हमें निकालना था PH। तो PH कैसे निकलेगा, 14 माइनस POH करके, यानी 14 माइनस 10 यानी कि 4। कितना आ गया PH, 4 आ गया। ठीक है ना, जल्दी से बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन को एक बार चेक करो। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था ये समझने में, है ना। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, सही है। प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर अब बनाते कैसे हैं, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर देखा था ना, वो कैसे बनाया था, ऐसी प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर देख लो। सिंपल सी बात है, हमें लेना क्या है, हमें लेना है एक वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट किससे बना होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो बस वही देख लो, मिक्सिंग अ वीक बेस सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे यहाँ देखो, मिक्सचर ऑफ 1 मोल NH4OH एंड 1 मोल NH4Cl। यहाँ देखो, मिक्सिंग ऑफ अ वीक बेस सॉल्यूशन एंड लेसर अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन देन दैट रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन।
NH4OH एंड 0.5 मोल HCl। अभी हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करेंगे तभी तो जाके हमारा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट सॉल्ट बनेगा वीक बेस का। क्योंकि वीक बेस के साथ जब हम मिलाएंगे क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी वो एसिडिक सॉल्ट होगा, तभी वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है ना। Mixing a salt solution of a weak base and a strong acid with lesser amount of a strong base solution than that required for complete reaction. जैसे mixture of NH4Cl and 0.5 mole of NaOH। जैसे वहां वाले केस में हमने एक देखा था ना, 1 मोल ऑफ हमने वीक एसिड का लिया था CH3COH का, और उसके साथ CH3CONA लिया था, और उसके साथ हमने कौन सा लिया था, 0.5 मोल ऑफ HCl लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे हम लास्ट में क्या ले लेंगे, वीक एसिड ले लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, है ना, NaOH। ये हमारा रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन को। हालांकि इतना डीप में नहीं जाना है, ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, उनके लिए ये। बाकी बाकी सबके लिए ये समझ आ गया ना बफर क्या है, ठीक है, और कैसे पीएच निकालते हैं, पीओएच निकालते हैं, पीके पीकेबी फॉर्मूलाज याद कर लो, बस उस फॉर्मूला बेस पे जितने क्वेश्चन है वो आ गए ना, वो आने चाहिए, बस वो आ गए, बात खत्म। यहाँ देखो पीएच रेंज ऑफ बफर। जनरली बफर सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस व्हेन, जब देखो ये क्या है, सॉल्ट अपॉन एसिड है, क्या है, सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर मैं पीएच देखूं तो एसिड का कहां से कहां तक जाता है, एसिड का जाता है 0 to 7, ठीक है, बेस का जाता है 7 के बाद से 14 तक, ठीक है, कहां से कहां तक, 14 तक। ये बात तो पता होगी ना आपको। अरे इतना तो जनरली सभी जानते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ से एक हमने चीज निकाली बफर के लिए, कि बफर को करने के लिए, बफर का पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीके में -1 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर पीके में +1 कर देंगे। तो जो बीच का हमारा पॉइंट आएगा, तो जो हमारा बीच का पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे बफर रेंज। क्या बोलेंगे, बफर रेंज। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पीके एक जगह -1 किया, एक जगह +1 किया, तो पीके प्लस -1 भी लिख सकते हैं इसको, पीके +-1। अब आप कहोगे इससे होगा क्या, देखो अगर मैं पीके में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये इस तरफ आ गया, पीके में +1 कर दूंगा तो उस तरफ आ गया। तो हम यहाँ पर ये चेक कर पा रहे हैं कि इसकी रेंज कितनी है, मतलब चेंज क्या हो रहा है ना। क्योंकि बफर सॉल्यूशन का काम तो वही है ना कि पीएच को चेंज नहीं होने देना है, पीएच को चेंज नहीं होने देना है। तो यानी मेरी जो रेंज होनी चाहिए ना, वो इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी पीएच पीके ए से एक कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, और एक से ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक से कम कम नहीं होना चाहिए, और एक से कम अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो गया, ये थोड़ा सा वो आता है ना टंग ट्विस्टर टाइप का, वैसा आ गया कि मतलब इसमें मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है वैसे। बफर कैपेसिटी, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो देखो बफर कैपेसिटी यही दिखाती है कि कौन कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बफर कैपेसिटी इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाती। अब इसको पढ़ लो एक बार। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और a strong base required to change the pH of 1 liter of a buffer by 1 unit। अब देखो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या है, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकालते थे, फॉर्मूला आपको पता है, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, एनायन ऑफ सॉल्ट, या फिर सॉल्ट अपॉन एसिड लिखो डायरेक्टली, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो जो सॉल्ट है वो एसिड के बराबर आ जाए, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ जाए तो पीएच क्या हो जाएगा, पीके हो जाएगा। अभी हमने बहुत सारे केस में देखा ना कि कंसंट्रेशन इक्वल ले रखी थी, तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है, क्या है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। क्यों, क्योंकि पीएच पीके के बराबर ही आ गया। और बफर रेंज हमने अभी क्या देखी थी, बफर रेंज हमने क्या देखी थी, पीके +-1, यानी पीके -1 इस साइड आ गया, बी आर बफर रेंज, ठीक है, और पीके +1 इस साइड है। अगर ये पीके के एकदम बराबर आ जाए, मतलब ये एकदम इक्वल आ जाए, तो ये यहां बीच में आ गया,
है ना, बीच में ही आ रहा है ना, पीके के बराबर है तो पीके -1 ले लो, पीके उससे ज्यादा है और पीके +1 उससे कम है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो, ऐसे समझो पीके की वैल्यू है 4, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 1, और ये हो गया 4 + 1, तो ये हो गया 3:5। तो पीके की वैल्यू तो 4 थी, तो वो 4 तो 3 और 5 के बीच में ही आ रहा है ना। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वाली चीज आ जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। आ तो बीच में ही रहा है ना, पीके -1 और पीके +1 के। तो हम इस केस को ऐसे देखेंगे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को, कि जब हमारा जो सॉल्ट है और एसिड है वो इक्वल हो जाए, तो पीएच इक्वल हो जाता है पीके के। बस हो गया इतनी जल्दी, आज तो पता ही नहीं चला। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है वो समझ लिया हमने अच्छे से। उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ देखा, ठीक है ना। फिर हमने थोड़ी सी बेसिक बफर की बात की, जिसमें वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेते हैं। फिर हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, इजी इजी। उसके बाद हमने थियोरेटिकल पार्ट देखा। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लग रहा होगा आपको, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बोरिंग है भी वैसे, मतलब मैं झूठ क्या बोलूँ, इस थोड़ा सा है बोरिंग पार्ट, ठीक है। तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे इसीलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता है ना, और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और कैलकुलेशन तो बहुत ही ज्यादा है इस चैप्टर में, मतलब इतनी कैलकुलेशन है ना कि आप कर नहीं पाओगे। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर को टैकल करना है कि मतलब आपसे इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो जाए, आपसे थियोरेटिकल पार्ट तो समझ आ जाए, आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन केवल हो जाए। इवन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से सबसे ज्यादा आते हैं, ज्यादातर मुश्किल क्वेश्चन इसमें से आते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करके चलने हैं। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो वहां दिक्कत है, वहां पर फिर पक्का दिक्कत है। आपको ध्यान देना होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। जैसे आज मैंने कराए पीएच के क्वेश्चन, पी ए के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, पी के और पीओएच के लिए पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके चलने हैं। अगर ये क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो फिर दिक्कत है इसका मतलब, है ना, तो फिर तो दिक्कत है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको कर लोगे और कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कर सकते। कौन कहता है नहीं कर पाओगे? मैं कह रहा हूँ कि कर लोगे, है ना, 100% कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। और अभी आपके पास टाइम है, अगर आप क्लास 11th में और अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। टेंशन किस बात की ले रहे हो? हम्म, है ना। तो डरना नहीं है, आपको बस अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और बहुत सारी चीजें लेक्चर में रहती है जो डीपली चली जाती है, आपको उतना डीपली नहीं जाना होता है, वो मैं बता देता हूँ। लेकिन बेसिकली आपका जो फोकस होना चाहिए वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चंस करवाए हैं ना चार, वो चार तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। वो चार क्वेश्चन जो है उससे आपका सब क्लियर हो जाएगा, और जो फॉर्मूला बताए, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करते हो तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाता है ना। ऐसे रटने की कोशिश करोगे फॉर्मूला को तो नहीं होगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो ना, आपको फॉर्मूलाज याद होते हैं, और फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आपका काम आसान हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो वही है बस, पढ़ाई करते रहें, चीजें बदलेगी अपने आप। अगर आप आज वीक हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। बाकी सारी चीजें चल जाती है, थोड़ा बहुत खेल मस्ती, मौज मस्ती, ये सब करते रहना है। और अगर आप मेरी पहले से वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं जाता हूँ। मैं स्ट्रेस नहीं देना चाहता पढ़ाई के लिए बच्चों को, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि बच्चे का खुद पढ़ने का मन करे, उसको लगे कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, हाँ यार मुझे कुछ करना है खुद के लिए, मेरी एक ही लाइफ है उसमें मैं कुछ करके जाऊंगा। तो जब आपके अंदर अंदर से जुनून आ जाए ना,
वही जुनून आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, और कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं होगी ना कि हाँ आई कैन डू इट या आई विल डू इट, तब तक कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आसान है किसके लिए? जो कुछ करना चाहता है, और सब कुछ मुश्किल है उसके लिए जो कुछ नहीं करना चाहता। तो देखो छोटा सा ही फर्क है, सब कुछ कर लेना और सब कुछ ना कर लेना। सिर्फ ना आया, एक शब्द आया, और देखो मतलब कितना चेंज हो गया। किसी के लिए सब कुछ आसान है, किसी के लिए सब कुछ मुश्किल। तो वही चीज है। मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी पूरा दिन से मतलब क्लासेस वगैरह फिर रिकॉर्डिंग, लेकिन कर रहे हैं मेहनत स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब एक दिन स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, यही सोच के हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा बॉस, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। अगली वीडियो में हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 के साथ, और नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में ट्राई करते हैं इस चैप्टर को क्लोज करने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।